बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉनिक सेक्शन। और आज इस वीडियो सीरीज़ का हमारा थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि सर्कल से रिलेटेड एक आखिरी एक्सरसाइज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन 1 के रिलेटेड हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है किसी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी सर्कल का किसी पॉइंट का किसी सर्कल के हिसाब से उसकी जो पोजीशनिंग है वो डिस्कस की गई है और इसके 3 केसेस हैं। इसके लिए हम जो इक्वेशन डिस्कस करेंगे वो सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 बी द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड px1 y1 बी दी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द प्लेन। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब वो पॉइंट सर्कल से आउटसाइड कब होगा? जब आप सर्कल की इक्वेशन के अंदर x और y की जगह उस पॉइंट को पुट कर दें और आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि द पॉइंट px1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि वो सर्कल से बाहर है। सिमिलरली सेकंड केस में द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कब होगा? जब आप सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर दें और आपका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। सिमिलरली द पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री के अंदर होगा जब आप सर्कल के अंदर पॉइंट पुट करें और आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए, तो इट मीन्स कि आप कहेंगे कि द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अब आपको इन तीनों डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये हमारे पास केस 1 है, व्हेन अवर पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, व्हेन अवर पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल एंड व्हेन अवर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये कोई पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, ये सर्कल की बाउंड्री पे है और ये सर्कल की बाउंड्री से बाहर है। और ये तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। चलते हैं क्वेश्चन 1 पे और इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द गिवन सर्कल। सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है, पॉइंट भी हमें दे दिया गया है। हमने जस्ट करना ये है कि इस पॉइंट को पुट करना है सर्कल के अंदर और आंसर देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये लाइज इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। सो हम करते क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द पॉइंट P3,5 in the given equation of circle. Here x is equals to 3 and y is equals to 5. इसके अंदर पुट करवाएं बच्चों। हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 18 एंड इसी को आगे हम अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 18। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ आ जाएगा 25, ये होगा माइनस 6 3 ज़ार 18 प्लस 10 और साथ में माइनस का 18। अगर हम इसको सॉल्व करें इस सारे को, तो ये हमारे पास बनता है 9 प्लस 25 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 18। सो फाइनल आंसर इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमारे पास क्या आंसर आया? पॉजिटिव। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि अगर पॉइंट पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट क्या होता है? लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो इसके लिए हम आंसर में क्या लिखेंगे मार्कर से? लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो द P3,5 lies outside the सर्कल। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास। पॉइंट हमें दिया गया है 1 और 6, इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में और देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम, आप देखें कि ये सर्कल की इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको यहाँ से इस 2 को रिमूव करना है, फिर आपने ये पॉइंट पुट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल
फॉर दिस डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों तरफ आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास +8 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने +8 लिखना है, 8y, और यहाँ पे आपके पास प्लस का 5/2 और 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इसको आप स्टेरिक कह लें। अब लिखें आप, नाउ पुट P1,6 इन द इक्वेशन स्टेरिक। सो इक्वेशन स्टेरिक थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y। सो इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं बच्चों के यहाँ प्लस है या माइनस है। सो बुक में यहाँ पे प्लस दिया गया, सॉरी बुक में भी यहाँ पे माइनस है, हमसे यहाँ पे प्लस टाइप हो गया है, तो इसको भी हम माइनस कर लेते हैं ताकि ये करेक्शन भी यहीं पे हो जाए इसकी, और मज़ीद आके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो दिस इज़ माइनस, और ये भी हमारे पास क्या है, माइनस है, -8y, एंड दिस इज़ ऑल्सो -8y। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे +5/2। अब 0 के इक्वल ही रखना आपने। अब एम्प्लॉयज़ दैट डाल के आपने x की जगह 1 और y की जगह पे आपने 6 पुट करना है। सो -2 × 1, 2 × 1, -8 × -8 × 6 एंड +5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 +36 -2 -48 एंड +5/2। अब इस सारे को आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपके पास आएगा 1 +36 -2 -48 +5/2। सो दिस विल बिकम -21/2। दिस इज़ -21/2 विच इज़ लेस देन 0, दैट इज़ नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इट मीन्स कि फिर ये आपके पास लाइज इनसाइड द सर्कल होगा। तो इसके लिए हम रिज़ल्ट क्या लिखेंगे, इसका रिज़ल्ट होगा, सो द पॉइंट P1,6 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। और यहाँ पे आपका ये पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पॉइंट P-1 एंड -2, और हमें जो सर्कल दिया गया है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, हम पुट करेंगे, पुट द पॉइंट P-1, -2 in the given circle. Okay, so x square plus y square plus 6x plus 4y plus 9 इक्वल्स टू, इससे आगे आपने पॉइंट पुट कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस 6 × -1, 4 × -2 प्लस 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों +1 +4 -6 -8 एंड +9। ठीक है। सो अगर आप इसको देखें सो क्लियरली हमें यहाँ से रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि ये आपके पास +14 बन रहा है एंड -14 बन रहा है। कैसे, 4 और 1 5, 5 और 9 14 प्लस के, और ये माइनस के 14। सो ये आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। तो आप इस केस में जब आपके पास अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो आपने आंसर क्या लिखना है, द पॉइंट आप लिखेंगे, सो द पॉइंट P-1, -2 लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्या हुआ, एंड हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 16y प्लस 10 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P -1 एंड -1 लाइंग आउटसाइड द सर्कल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 193 ओपन करें और उसको अपने सामने रखें। सो हम भी चलते हैं इसके पेज नंबर 193 पे। हमारा टॉपिक है बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो आपने अभी मेरे साथ साथ डिस्कस करते जाना है। देखिए यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो कि ड्रा हो रही है किसी पॉइंट से, और ऐसा पॉइंट है जो कि जो सर्कल से आउटसाइड है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करना है और एक पॉइंट के थ्रू ड्रा करना है। तो ये पॉइंट P से एक टेंजेंट है सर्कल के साथ जो कि पॉइंट A पे सर्कल को टच कर रहा है। सो अब हमने करना क्या है, हमने बेसिकली A से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। ओके, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। लेट दिस इज अ गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और हमारे पास एक पॉइंट P है x1 y1 है जो कि लाइज कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज -g एंड -f। ऑब्वियसली दिस सेंटर इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के थ्रू ये आपके पास -g एंड -f होगा, और इसका रेडियस आप इस फार्मूला से निकाल लेंगे। हमने किया क्या है, AP फाइंड करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर दो सेम लेंथ के टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। एक टेंजेंट का नाम है PB और दूसरे का नाम है PA, और इनकी लेंथ सेम होने की वजह से जो PB का डिस्टेंस है वो PA के डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि लेंथ ऑफ PA या AP इज इक्वल्स टू BP। दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के हैं। ओके, सो अब यहाँ से बच्चों अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास PCA, और दूसरी वक्त में हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है वो है PCB। लेकिन ये राइट एंगल नहीं है, बल्कि ये भी आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों आपके पास क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इस वक्त बच्चों हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है PCA और दूसरी है PCB। आपकी चॉइस है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। बुक वाले ने जो ट्राइंगल चूज़ की है वो है PCA। आपको एज एन असाइनमेंट में कह रहा हूँ कि आपने चूज़ करनी है PCB। ठीक है जी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल PCA हमने चूज आउट कर ली। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है। इस ट्राइंगल का जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो है दरअसल P से लेकर C तक का डिस्टेंस। ये आपके पास इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर आप PCB ले रहे हैं उसमें भी P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सो दिस इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज ऑफ द बोथ राइट एंगल ट्राइंगल्स। लेकिन हमने इस वक्त क्योंकि डिस्कस करना है PCA को, तो हमने PCA पे फोकस करना है। ओके, A इसका C से लेकर A तक या A से लेकर C तक ये बेस है, और इसकी वैल्यू आपके पास रेडियस यानी R की सूरत में मौजूद है, क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। ये जो परपेंडिकुलर है एक्चुअली ये आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल है AP। सो अब ये देखिए उसने पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज CA एंड परपेंडिकुलर इज AP इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसमें से तीन में से दो चीज़ें उसको फाइंड आउट हैं, पता है उसको। C से A तक R है, स्क्वायर है तो R स्क्वायर हो जाएगा। AP फाइंड करना है तो AP स्क्वायर एज इट इज रहेगा। CP क्या है, CP आपके पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, तो P और C का डिस्टेंस निकाल लिया उसने डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया, यानी कि x2 माइनस x1 यानी x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ से यहाँ पे R स्क्वायर यानी R की जगह ये वैल्यू पुट कर दी गई है। इस सारों को जब सॉल्व किया गया, इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाया गया, तो ये आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है। लेकिन आपके पास तो AP आपको चाहिए था, लिहाजा यहाँ से स्क्वायर रूट लिया गया और ये आपके पास एक फार्मूला बन गया जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब बच्चों आपने यहाँ पर यूज़ करना है BP वाली इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे CB स्क्वायर, ये आपकी बेस है, प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन जो स्टूडेंट्स एज एन असाइनमेंट ये सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। अगर वो ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे PCB तो उनके लिए इक्वेशन बनेगी CB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर। ठीक है जी, तो फिर वो ये BP फाइंड करेंगे विच इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P।
दोनों में से कोई भी आप केस यूज़ कर सकते हैं। ये केस समझाना मकसद था। यहाँ पे ये फार्मूला आपका बन चुका है। आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हम सबसे पहले लिखेंगे कि एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P -1 and -1 lies outside the circle is equals to, ये लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों हमारे पास पॉइंट क्या है, -1 एंड -1 और सर्कल हमें दिया गया है। हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट डालेंगे। हमारे पास जो सर्कल गिवन है उसके अंदर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे। हमारे पास जो सर्कल है, हम सबसे पहले वो सर्कल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16y प्लस 10। अब इसके अंदर हम पॉइंट पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन पॉइंट है। लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ, जी स्टूडेंट्स, तो x की जगह भी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू -1 16 इंटू -1 प्लस 10। लेंथ आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1, ये भी +1, ये +18, ये -16 प्लस 10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 18 19 20 20 एंड 10 30 30 माइनस 16 इज़ 14। लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ किसकी, टेंजेंट की, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 14 और साथ आपने क्या लिखना है, यूनिट्स। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल हमें गिवन है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3 and 1 लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना है इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल by dividing 3 on both sides। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 50/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपने करना क्या है, पुट नाउ फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास आ जाएगी, लेंथ का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, यहाँ लेंथ से मुराद लेंथ ऑफ टेंजेंट है। सबसे पहले हम सर्कल लिखते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 माइनस 8y1 प्लस 50/3। अब x1 y1 की जगह जो पॉइंट हमें गिवन है वो पुट कर दें। लेंथ हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर द रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 50/3। लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ, this is 9, this is 1, this is -18, this is -8 and this is 50/3।
इस सारे को हम सॉल्व करते हैं बच्चों कैलकुलेटर से। सो ये हमारे पास आएगा 9 + 1 - 18 - 8 + 50/3। दिस इज़ 2/3। ठीक है। सो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी हमारे पास √2/3 और साथ हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है, ध्यान से समझिएगा। द पॉइंट P -11 एंड -10 लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओके, एक पॉइंट P है यहाँ पे कहीं, जो कि सर्कल की बाउंड्री से आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है जी, -11 एंड -10। और सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास x² + y² + 6x + 8y + 5 = 0। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमारे पास पहला काम है। हमारे पास इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं, हमने इन दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड करने हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो बच्चों, आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात आती है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से मुराद होती है एक लाइन की इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन होती है। और लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो पॉइंट का और दूसरा उसकी स्लोप का। तभी आप पॉइंट और स्लोप फॉर्म की मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त तो ना हमारे पास ये वाले पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, और ना ही हमारे पास इस लाइन की कोई स्लोप मौजूद है। सो सबसे पहले हम काम करते हैं, इसको टेंजेंट 1 या T1 का नाम देते हैं, और इसको हम टेंजेंट 2 या T2 का नाम दे देते हैं। जहाँ पर ये कट अप कर रहा है बच्चों, इस पॉइंट को मैं AXY कह देता हूँ, और जहाँ पर ये कट कर रहा है इसको मैं A'(XY) कह देता हूँ। याद रखें कि A से C तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना A' का C के साथ है। सो ये दोनों रेडियस हैं। अब ये जो C है यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटर कैसे आया है -3 और -4। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को। हम सबसे पहले सेंटर को फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर है क्या, क्योंकि सेंटर आपको गिवन नहीं है, ये तो मैंने फाइंड करके यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, इक्वेशन ऑफ given circle is x² + y² + 6x + 8y + 5 = 0। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब ज़रा कंपेयर करवाएं तो हमारे पास 2g की जगह यहाँ पर 6 आ रहा है। सो 2g = 6, दिस इम्प्लॉइज g = 3। ओके, आल्सो 2f = 8, क्योंकि y के साथ 2f है, यहाँ y के साथ 8 है, तो 2f जो है वो 8 के इक्वल हो गया। इट मीन्स कि f = 4। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है वो -g और -f हुआ करता है। तो यहाँ पर जो आपका सर्कल सेंटर आ रहा है वो -3 और -4 है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था -3 और -4। ओके, सेंटर तो आ गया हमारे पास। अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है, आल्सो वी नो व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इम्प्लाइज देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त A से लेकर P तक की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है A से C तक की लाइन के। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव AC slope into AP slope इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपने याद रखना है। ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हम x और y किसी तरह से फाइंड आउट कर लें। ये पहले भी हम करके आ चुके हैं। हमें दो इक्वेशंस चाहिए जिनको सॉल्व करके हम ये x और y निकाल सकें। ओके, सो बच्चों AC स्लोप क्या होगी, A भी एक पॉइंट है, C भी एक पॉइंट है। तो पॉइंट स्लोप जब गिवन हो तो हमारे पास स्लोप का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास क्या है, y और 4। तो हम यहाँ लिखेंगे y - -4 /
x माइनस माइनस 3, ये हमारे पास बच्चों ए सी की स्लोप हो गई। अब इसी तरह से हमें ए पी की स्लोप निकालनी है। ए पी की स्लोप क्या होगी, y माइनस माइनस 10 ओवर x माइनस माइनस 11, और ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इसको पहले सॉल्व कर लें। ये आएगा आपके पास y प्लस 4 ओवर x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 10 ओवर x प्लस 11 इक्वल्स टू -1। इसी को आगे ऑपरेट करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल्स टू, ये दोनों पेयर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस के साथ x प्लस 3 और x प्लस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 4y प्लस 40, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इसी तरह से x स्क्वेयर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा मेरे पास y का स्क्वेयर प्लस 14y प्लस 40, और यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये नेगेटिव साइन है, ये सबको नेगेटिव करेगा। y स्क्वेयर प्लस 14y प्लस 40, यहाँ पे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इन सब को उठाकर यहाँ ले आएँ। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 14y प्लस 40, और ये जब इधर आएगा तो ये प्लस 43 हो जाएगा। ठीक है, सो बल्कि यहाँ पे आप देखें कि ये 11 है ना कि 1, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 11x आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 11 और 3 14, और ये भी 14 हो जाएगा। और ये जब इधर आएगा बच्चों, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 14x हो जाएगा प्लस 14y है, और ये 40 और ये 33 ये मिलकर हो जाएंगे बच्चों 73। इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया हमारे पास 73। सो इक्वल्स टू 0, दिस इज़ दी वन ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी ए फाइंड करने के लिए, जिसमें हमने सहारा लिया है इस रिलेशनशिप का ए सी एंड स्लोप ऑफ ए पी इक्वल्स टू -1। अच्छा, एक इक्वेशन तो ये मिल गई एक्स वाई में, दूसरी क्या होगी देखें बच्चों, क्योंकि ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सर्कल के ऊपर मौजूद है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पॉइंट किसी कर्व के ऊपर होता है वो उसका सोल्यूशन होता है, यानी वो उसके अंदर पुट किया जा सकता है। 7.1 में हमने ये पढ़ा था। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इस पॉइंट ए को एक्स वाई को पुट करवाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे also we know that AXY is the solution of सर्कल। ये सर्कल का सोल्यूशन भी है क्योंकि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। सो इट मीन्स कि ये एक्स वाई पुट हो सकता है सर्कल के अंदर। अब सर्कल में हमने x1 y1 तो रखा नहीं है कि अलग से पुट करवाएं, तो सर्कल की इक्वेशन ही एज इट इज़ हम लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी जो हमें दी गई थी, वो है बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड AXY इज़ ऑन द सर्कल। अब देखें बच्चों, कुछ टीचर्स ने या कुछ वीडियोस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे पॉइंट्स को AX1 Y1 रखा गया है। तो जब आप यहाँ पे x1 y1 रखेंगे तो आप यहाँ पे x1 y1 पुट करवा सकते हैं। मैंने x1 और y1 नहीं रखा, लिहाजा मैं यहाँ पर समझे कि यही पॉइंट पुट करवा रहा हूँ, तो ये इक्वेशन अपनी असल शेप में ही रहेगी। सो ये आपके पास एक और सोल्यूशन इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको नाम दे दें 2 का, और जो अभी आपने फाइंड की हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 14y प्लस 73 इक्वल्स टू 0, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास x और y की जो वैल्यू आएगी वो a और a डैश की वैल्यूज़ होंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग 2 एंड 3। देखें बच्चों,
जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14y प्लस 73 इक्वल्स टू 0, और इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाया करते हैं। सो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, ठीक है। इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से हमारे पास 14x में से 6x निकाल दें तो कितने आते हैं 8x, इसमें से हमारे पास 8 निकाल दें तो 6y, और यहाँ से अगर आप निकाल दें 73 में से तो ये आपके पास 68 आ जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, अब आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4 किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन 4 y की वैल्यू निकाल लें आप। y की वैल्यू क्या आती है, 6y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 8x, एंड दिस विल गिव्स यू y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 6। क्या ये मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं? अगर आप देखें तो ये आपके पास कैंसिलेशन इसकी हो सकती है अगर आप 2 कॉमन ले लें ऊपर से। सो यहाँ पे जो y आपका फाइनल बनेगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 34 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस 68 होगा, ये भी माइनस होगा। सो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा माइनस 34 और माइनस के 4x डिवाइडेड बाय 6। सो y जो फाइनली आपके पास आ रही है वैल्यू वो है माइनस 34 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3, ये बच्चों y है। अब इस y को आप पुट करवा दें 2 या 3 किसी एक में से, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, इक्वेशन 2 थी हमारे पास सर्कल वाली, ठीक है। वो इक्वेशन ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर जब आप y की जगह पुट करवाएंगे ना वैल्यू, तो वो होगी, माइनस कॉमन लेके करवा रहा हूँ, 34 प्लस 4x ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, y की जगह माइनस 34 माइनस 4x ओवर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ कि अब माइनस का जब स्क्वायर होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ आपने ओपन करना होगा यहाँ पे 34 प्लस 4x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6x, इनका माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 34 प्लस 4x आ जाएगा ओवर 3। सो यहाँ पे बच्चों अब हमें इससे सिंप्लीफाई करना है, इसको ओपन कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस इस सारे को अगर हम ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 1156 प्लस 16x का स्क्वायर, और अगर 2ab करें तो 2 इंटू 4 इंटू 34, दिस विल बिकम 272x, एंड होल ऑफ दिस इज़ डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6x। अब 8 इंटू 34 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 272, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस का, या इसको हम प्लस रख के ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 272, ताकि फिर आसानी हो आपके लिए। और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32x, ठीक है, ओवर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ 1156 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 272x, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 बचेगा, और अंदर है माइनस 272 माइनस 32x, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 56 16x स्क्वायर 272x
प्लस 54x माइनस 272 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 816 और 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96 प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इन सारों को आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक आपके पास 16 है और दूसरा आपके पास 9 है, सो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर। अच्छा एक्स वाली कौन सी हैं, एक है आपके पास माइनस का 96, दूसरी है प्लस का 54 और फिर है प्लस का 272, सो ये आपके पास 230 आ जाएगा प्लस का 230x। और कांस्टेंट कौन से हैं, यहाँ से अगर देखें तो 45 है, यहाँ से आप आ जाएँ तो माइनस 816 है, फिर 1156 है, सो ये बन जाएगा आपके पास 385। ये बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप यहाँ से 25 कॉमन ले लें या 25 से डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी 5 से अगर आप डिवाइड करवा दें क्योंकि 5 इन सारों का कॉमन डिवाइज़र है, 5 से डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा आपके पास 5x स्क्वेयर। ये 230 को अगर मैं 5 से डिवाइड करवा दूं तो ये बन जाएगा प्लस 46x और इसको अगर 5 से डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 77। सो दिस इज़ दी इक्वेशन, सॉरी दिस इज़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ आएंगी दो हमारे पास, उनको हमने पुट करना है इधर y में, ठीक है। तो x और y की जो वैल्यू होंगी वो दरअसल हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएंगे, फिर उनकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, जो कि हमारे पास थी 5x का स्क्वायर प्लस 46x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहें तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं या चाहे मिड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं। तो मैं यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। अब 77 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों मेरे पास आता है 385। 385 के ऐसे पेयर हमने ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो 46 आए, तो 35 और 11 है, 35 इंटू 11, ठीक है। 35 इंटू 11 अगर आप करते हैं तो मल्टीप्लाई करें 385 आएगा और अगर ऐड करें तो 46, तो ये बन जाएगा आपके पास 5x का स्क्वायर प्लस 35x प्लस 11x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 और x, सो ये आ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ से बच्चों आपके पास दो पेयर होंगे, एक होगा 5x प्लस 11 और दूसरा होगा x प्लस 7। यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी जब हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो एक होगा 5x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा बच्चों माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5। इसकी मदद से जो y हम निकालेंगे, y हमने रखा हुआ था माइनस 34 माइनस 4x ओवर 3, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आएगा, हम बच्चों इसमें पुट करते हैं, x की जगह हम पुट करेंगे माइनस 11 ओवर 5। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, हम लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 3 इंटू माइनस 34 माइनस 4, x की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस 11 ओवर 5। सो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं 1 ओवर 3 इंटू माइनस 34, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 11 ओवर 44 ओवर 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा माइनस 42 ओवर 5, ठीक है। सो यहाँ से x की इस वैल्यू के लिए जो y आ रहा है वो होगा माइनस 42 डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो पेयर क्या बन गया, एक a हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 ओवर 5 कॉमा माइनस 42 ओवर 5। दूसरा, जब हम इस पेयर को 0 के इक्वल रखेंगे x प्लस 7 को, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी बच्चों वो आएगी माइनस 7 और y हमने रखा हुआ था माइनस 34 माइनस 4x ओवर 3। यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस 34 माइनस 4 इंटू माइनस 7 ओवर 3, यह आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू माइनस 34 प्लस 28 ओवर 3, y इज़ इक्वल्स टू यह आ जाएगा माइनस का 6 ओवर 3 और यहाँ से जो y आपके पास आएगा वो होगा माइनस 2। तो जो पॉइंट होगा आपके पास, जो हमने दूसरा a डैश रखा हुआ था, वो आ जाएगा माइनस 7 कॉमा माइनस 2,
ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, वी हैव a minus 11 over 5 comma minus 42 over 5 and a dash minus 7 comma minus 2 are the 2 points of tangency। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो आ गए, अब पॉइंट भी है, स्लोप भी निकाल लेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाल लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो फिर अब हम यहाँ लिखते हैं, नाउ फाइंड द equation of tangent AP with point A minus 11 over 5 comma minus 42 over 5 and P क्या था हमारे पास, -11 एंड -10। अब मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये देखें बच्चों, अब हमारे पास पॉइंट ए भी आ चुका है, पॉइंट बी तो ऑलरेडी था। जब 2 पॉइंट्स हों तो इक्वेशन हम कौन से फॉर्म से निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 m x माइनस x1, और m यहाँ पर क्या है, m है बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, सो सबसे पहले आप ऐसा करें कि m निकाल लें। जब m आप निकाल लेंगे तो फिर इजीली आप पुट कर सकते हैं। y2 माइनस y1 AP आप कर रहे हैं ना, सो यहाँ आ जाएगा -10 माइनस इंटू माइनस 42 ओवर 5 ओवर x2 माइनस x1 -11 माइनस इंटू माइनस 11 ओवर 5। ये आ जाएगा -10 प्लस 42 ओवर 5 और यहाँ आ जाएगा -11 प्लस 11 ओवर 5। कैलकुलेटर की हेल्प लें और इस सारे को सॉल्व कर लें। ये देखें, फ्रैक्शन लिखेंगे -10 प्लस फिर फ्रैक्शन 42 ओवर 5 -11 प्लस फिर फ्रैक्शन 11 ओवर 5। ये एज इट इज़ हमने पुट कर दिया बच्चों। ये आ जाएगा आपके पास m इज़ इक्वल्स टू 2/11। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर निकालना है। सो बच्चों, अब जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा y माइनस y1 की जगह हम -42 ओवर 5 पुट करेंगे, m की जगह 2/11, x माइनस x1 की जगह -11 ओवर 5। इस सारे को सॉल्व करते हैं, ये बनता है y 42 ओवर 5 2/11 x प्लस 11 ओवर 5। सो हम 55 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 55 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 55 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 55y। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर 5 के साथ, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे 55 से करेंगे तो यह आ जाएगा 2/11 और साथ आ जाएगा x प्लस 11 ओवर 5। सिंप्लीफिकेशन ही है, इजी है। 55y प्लस 11 इंटू 42, यहाँ पे बच्चों 5 इंटू 2 और साथ में x प्लस 11 ओवर 5। सो ये आ जाएगा आपके पास 55y। अगर मैं 11 को 42 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है मेरे पास 462। दिस इज़ 10x एंड दिस इज़ 10 11s आर 110। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 ओवर 5। अब बच्चों आपने करना क्या है, 55 को यहाँ ले आएँ, 10x के साथ ला के माइनस कर दें और इसको यहाँ ले आएँ 462 के साथ ला के माइनस कर दें। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 462 माइनस 110 ओवर 5, सो ये आ जाएगा 440। 10x माइनस 55y इज इक्वल्स टू 440। ठीक है बच्चों, सो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 5, सो ये आ जाएगा आपके पास 2x 11y। और अगर मैं 440 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो ये मेरे पास 88 आता है प्लस का, लेकिन मैं यहाँ ले आऊँगा उसको माइनस करवाऊँगा तो ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है।
सिमिलरली अब दूसरे पॉइंट को यूज़ करते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए डैश पी। अब बच्चों फिर डायग्राम से आपको दिखाते हैं कि ए डैश पी क्या था। ये हमारे पास ए डैश पी है, इसकी इक्वेशन के लिए ए डैश और पी यूज़ होंगे। ए डैश था बच्चों हमारे पास -7 कॉमा, ए डैश हमने निकाला था -7 कॉमा -2, और पी है बच्चों हमारे पास -11 एंड -10। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें सबसे पहले m निकालना है। m होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि हमारे पास होगा -10 माइनस इंटू -2 ओवर -11 माइनस इंटू -7। यह आ जाएगा -10 प्लस 2, ये होगा -11 प्लस 7। सो m हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर -4। सो यहाँ से m की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी हमारे पास 2। अब अगर m 2 है तो आप ये पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। यह आएगा आपके पास y माइनस y1 की जगह आप यूज़ करेंगे -2, m की जगह 2, x माइनस x1 की जगह -7। सो दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, ये प्लस हो जाएगा बच्चों और 7 2 ज़र 14 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, y को यहाँ ले आएँ, x के साथ ला के माइनस करवाएँ और 14 को यहाँ ले जाएं, या इन दोनों को यहाँ उठाकर आप ले आएँ। ठीक है, राइट साइड पे। तो 2x माइनस वाई और 14 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 12 रह जाएंगे, इक्वल्स टू 0 इज़ दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए डैश पी। सो आपने दोनों इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर ली हैं, यही आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है थोड़ा लेंथी है, समझ आया होगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब यह है कि क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कल को मौजूद रखती है। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनको नाम देना पड़ेगा बच्चों। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है और उसके अंदर एक सर्कल मौजूद है, तो हम इनको नाम दे देते हैं बच्चों। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट हमारे पास C है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, D है। ओके, ये हमारे पास, तो अब जो हमने यहाँ प्लॉट किया है इसको हम लिख भी लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D। ओके, अच्छा अब बच्चों, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल है, लिहाजा सर्कल जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल के साथ टेंजेंट होगा किसी ना किसी जगह पे। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे सर्कल टेंजेंट टू दी क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इनको भी नाम दे देते हैं। इनको हम नाम देते हैं बच्चों, ये हमारे पास E पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास F है, ये पॉइंट हमारे पास G है और ये पॉइंट हमारे पास H है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया है। वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट ये था, हमारे पास टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो टेंजेंट किसी पॉइंट जो कि आउटसाइड द सर्कल हो उससे ड्रॉ किए जाएं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है जो कि आउटसाइड द सर्कल है। अब यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक टेंजेंट है AE और दूसरा टेंजेंट है AH। तो इसका मतलब AE और AH की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह B एक आउटसाइड पॉइंट है, B से भी 2 टेंजेंट बन रहे हैं, BE और BF, तो BE और BF की लेंथ भी सेम होगी। इसी तरह CF और CG की लेंथ सेम होगी और DH और DG की लेंथ सेम होगी। तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपका पूरा क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो टेंजेंट्स जो किसी पॉइंट जो आउटसाइड हो सर्कल से उससे ड्रॉ किए जाएं वो लेंथ में इक्वल होता है। सो वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम फिगर।
सो फिगर से हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, वो रिजल्ट्स आपने ध्यान रखना है बच्चों। हमें कौन कौन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं वो रिजल्ट्स मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हाईलाइटेड भी हो जाएं। सो वो रिजल्ट हैं हमारे पास ए ई इज इक्वल्स टू ए एच, ए ई इज इक्वल्स टू ए एच, पहला रिजल्ट ये होगा। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, क्योंकि ये भी दो टेंजेंट हैं, ये सेकंड हो गया आपके पास। थर्ड है आपके पास सी जी इज इक्वल्स टू सी एफ, सी जी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये थर्ड रिजल्ट हो गया। और लास्ट है हमारे पास डी एच इज इक्वल्स टू डी जी, ये हमारे पास फोर्थ रिजल्ट हो गया। और प्रूव हमने ये करना है, ठीक है जी। ओके, अब हम करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करवाएं। अब फिगर का काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे इक्वेशंस का काम है। हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें तो क्या बनेगा, जब दो इक्वेशंस ऐड होंगी तो उनकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में ऐड होगी। सो ए ई प्लस बी ई हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट ए एच इज प्लस बी एफ हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब बच्चों ए ई प्लस बी ई, ये हमारे पास डायग्राम से क्या चीज़ बनती है, ज़रा गौर से देखें। ए से ई और ई से बी, ये टोटल लेंथ है ए से बी की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ, और रीज़न साथ दे देंगे, दैट इज ए ई प्लस ई बी, ये इक्वल है किसके, टोटल लेंथ ए बी के। ओके, इसको आप नंबर 5 कह लें, दिस इज नंबर 5 इक्वेशन। नाउ एडिंग 3 एंड 4, जैसे 1 और 2 को ऐड किया था, 3 और 4 को ऐड करें। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 है बच्चों आपके पास सी जी प्लस डी एच हो जाएगा, क्योंकि राइट लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगी। राइट साइड में क्या है, सी डी के साथ हमने डी जी, यानी कि हमें यहाँ पर बच्चों पैटर्न फॉलो करना था, डी जी इज इक्वल टू डी एच, यहाँ पर हमें डी जी लिखना चाहिए था ताकि जी इक्वेशंस आपस में ऐड अप हो सकें। सो यहाँ हम इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ हम जी कर रहे हैं और इधर हम बच्चों एच कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी भी रीज़न ये है कि जब आप सी जी के साथ ऐड करेंगे डी जी तो ये पूरी लाइन सी डी बन जाएगी, तो यहाँ पे आपने आप डी जी कर देना है, और राइट साइड बन जाएगी आपके पास सी एफ प्लस डी एच। नाउ सी जी प्लस डी जी, अगर आप डायग्राम को देखें, सी से जी और जी से डी, तो ये टोटल आपके पास सी डी लेंथ बनती है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस डी एच, और साथ रीज़न दे देंगे, दैट इज सी जी प्लस डी जी इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ सी डी। नाउ इसको आप नंबर 6 कह दें। अब ऐड करें 5 और 6 को। नाउ एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करें बच्चों तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। और राइट साइड में ए एच, ये चारों ऐड हो जाएंगी आपस में, प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ये चारों हमने राइट साइड्स ऐड करवा दी। ये चीज़ बन जाएगी बच्चों आपके पास ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, अब बच्चों पेयरिंग करें, एच वाले इकट्ठे कर लें, ए एच के साथ आप ऐड करवाएं डी एच को, ठीक है, प्लस बी एफ के साथ आप ऐड करवा दें सी एफ को। अब ज़रा डायग्राम को देखें कि ए एच और डी एच क्या बनते हैं।
देखें बच्चों, ए से एच और डी से एच, अगर आप गौर करें तो ए से एच और डी से एच टोटल आपके पास ए डी बन रहा है, और ए से बी से एफ और सी से एफ, ये पूरी साइड आपके पास बी सी बन रहा है। तो यानी कि ए डी प्लस बी सी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अब ये ए सी बन जाए, ए डी बन जाएगा पूरा, और ये आपके पास बी सी बन जाएगा। सो ये चीज़ बच्चों आपके पास आ जाएगी। इस पूरे की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। सो हैंस प्रूव्ड कि आपके पास ए बी डिस्टेंस प्लस सी डी डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा ए डी के प्लस बी सी के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट प्रूव हुआ। ये था हमारे पास क्वेश्चन 5। चलते हैं अब क्वेश्चन 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P6 1 लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ये हमारे पास पॉइंट P है बच्चों, जो कि सर्कल से बाहर की जानिब है, और इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास 6, 1। ठीक है, ओके। ये पॉइंट बच्चों हम कह लेते हैं पहला टेंजेंसी पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा टेंजेंसी पॉइंट है। ये ए है, ये बी लेबल किया गया है बुक में, सेंटर को सी कहा गया है, और ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे मौजूद है इसको डी कहा गया है। ठीक है, ओके। हमने फाइंड क्या करना है, हमने शेडेड रीजन फाइंड करना है। सबसे पहले आप ज़रा इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को देखें कि ये क्या है। ये है ए पी ए सी बी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। किस तरह से, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक है ए सी पी और दूसरी है बी सी पी। दोनों सेम हैं क्योंकि ये सेंटर में वाक़या है इसके, सो लिहाजा ये ए रीजन और ये रीजन दोनों सेम साइड्स के हैं। ठीक है, इनका एरिया सेम होगा। सो हम किसी एक ट्राइंगल को ए सी पी को अगर गौर से देखें तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है। ए सी पी ट्राइंगल में जो ए सी डी है ये एक सेक्टर है जो कि दो रेडियाई के दरमियान बाउंडेड रीजन है, और ये आपके पास रिमेनिंग ऑफ द एरिया है। अब ये तो कोई ख़ास शेप नहीं बनती, पी ए डी कोई ख़ास शेप नहीं है। हम करेंगे क्या, हमारे पास पूरी ट्राइंगल का रीजन एरिया होना चाहिए, उसमें से हम एरिया ऑफ सेक्टर को अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास रीजन आ जाएगा। फिर इस रीजन के एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डबल हो जाएगा, ये शेडेड रीजन सारा आ जाएगा। तो कोई एक ट्राइंगल यूज़ करके आप सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दें तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डबल रीजन हो जाएगा। तो मेन टारगेट हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए बच्चों ज़रूरी है आपके पास, आप 10th क्लास में एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ के आए हुए हैं, 1/2 r² थीटा होता है। तो आपके पास रेडियस होना चाहिए, आपके पास एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे हम करेंगे, हम इसको लेबल करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। हमारे पास सी से लेकर डी तक जो है वो हमारे पास रेडियस है। तो ना अभी इस वक्त हमारे पास रेडियस है और ना हमारे पास सेंटर है। सर्कल की इक्वेशन की मदद से हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे वी फर्स्ट फाइंड, वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x² + y² - 8x - 2y + 14 = 0। इसको अगर हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाएं तो हमारे पास 2g की जो वैल्यू है वो -8 आ रही है यहाँ पे, और g हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। इसी तरह 2f की जो वैल्यू है वो -2 आ रही है, और यहाँ पे f की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। सेंटर बच्चों हमारे पास होता है -g एंड -f। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 1। तो सेंटर हमारे पास आ गया बच्चों 4, 1। इसी तरह रेडियस r का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है √g² + f² - c। अगर मैं इसी को प्रोसीड करवाऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा √g² की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, f² यानी कि 1, और -c हमारे पास क्या है, 14 है। सो इसी को आगे प्रोसीड करवाते हैं। r आ जाएगा आपके पास √16 और 1 17 - 4, दिस इज़ √3। सो रेडियस भी आ गया। अब रेडियस आ गया है तो काफ़ी हद तक काम आपका आसान हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, √3 आ गया। ये रीजन अभी जो हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना वो ACD कर रहे हैं। आप चाहें तो BCP कर सकते हैं, मैंने PAC ट्रायंगल कंसीडर की है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कंसीडर द ट्रायंगल right angle triangle
ट्राइंगल PAC विद एंगल थीटा, थीटा नाम दे देते हैं एंगल को। ये जो एंगल हमने यहाँ पे प्लॉट किया है इसको हमने क्या नाम दे दिया है, थीटा का नाम दे दिया है। ठीक है, ओके। हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल ACP डिवाइडेड या डिवाइड इनटू टू रीजन्स। नंबर 1 इज सेक्टर, और वो सेक्टर कौन सा है, सेक्टर ACD है, एंड रीजन APD है। ये दो रीजन्स में हमारे पास ट्राइंगल डिवाइड है। तो रीजन APD तो कोई फिक्स रीजन नहीं है जिसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं और ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर ट्राइंगल में से सेक्टर को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन APD का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अब बच्चों हमारे पास इन ट्राइंगल ACP में AP क्या है, AP हमारे पास किरदार अदा कर रहा है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, सॉरी AP परपेंडिकुलर का किरदार अदा कर रहा है हमारे पास, और वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, AP नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो PC है, PC दिस इज़ बेसिकली हाइपोटेन्यूज, और ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल को गौर से देखें तो जो AP है बच्चों ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। इसको मैं परपेंडिकुलर का टैग दे देता हूँ। P से लेकर C तक पूरा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और AC हमारे पास क्या है, बेस है। तो हम PC फाइंड आउट कर सकते हैं फ़िलहाल। ठीक है जी, PC हाइपोटेन्यूज है जो कि P और C का डिस्टेंस है। तो P भी मौजूद है हमारे पास, C पॉइंट भी मौजूद है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। P के पॉइंट है 6 1 और C के पॉइंट हैं 4 1। सो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो जो PC है डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो दिस इम्प्लाइज PC डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2। ये बहुत काम की एक चीज़ है जो हमारे पास मौजूद हो गई है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। और AC हमें पता है, AC क्या है, A से C तक तो ऑब्वियसली रेडियस है। A से C तक रेडियस है, तो रेडियस √3 हमने फाइंड आउट किया हुआ है। हम यहाँ लिखते हैं एंड AC इज इक्वल्स टू R, जो कि आपके पास क्या है, √3 के इक्वल है। इन दोनों को हम ब्लॉक में बंद कर लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब इन दोनों की मदद से बेटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर सॉरी बेस की मदद से। ये बेस है हमारे पास, हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है बच्चों आपके पास कॉस थीटा के इक्वल। सो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस की जगह आप क्या लिखेंगे, AC इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूज था PC। सो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू AC की जगह आप √3 लिख सकते हैं, PC की जगह आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2, जो कि आपके पास क्या होगा, अगर आप कैलकुलेटर पे करें कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। थीटा आ गया π/6। अब अगर थीटा आ गया है बच्चों तो फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपके पास रेडियस और थीटा का होना ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ACD। तो एक काम हमारे पास हल हो गया, ACD सेक्टर का एरिया आ जाएगा। फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में से हम सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ACD इज इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा। सो अब हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर ACD। सो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ACD इज इक्वल्स टू 1/2 r² की जगह बचो √3 का स्क्वायर, थीटा की जगह π/6।
इस सारे को अगर हम सॉल्व करें, एरिया ऑफ ACD ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई ओवर 12 और इज इक्वल टू पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप 1 कह दें। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। ये सारा काम आप दूसरी ट्राइंगल BCP पे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि दोनों सेम एरिया की हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP का फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस है बच्चों हमारे पास इसकी AC, ठीक है, बेस तो हमें पता है, और हाइट या परपेंडिकुलर है हमारे पास AP, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AP फाइंड करेंगे, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। सो AP था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस लगा लें या बेस लगा लें, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर और बेस फार्मूला लगा रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर आपको पता है कि AP था ट्राइंगल के अंदर, और बेस थी बच्चों AC। सो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू AP हमने फाइंड करना है, और AC हमारे पास था रेडियस √3, और यहाँ से थीटा की वैल्यू थी बच्चों हमारे पास π/6, वो भी हमने पुट कर दी। सो AP अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा tan 30 होता है बच्चों 1/√3। कैलकुलेटर से आप निकाल लें। सो AP इज इक्वल्स टू, ये है 1/√3 और ये 3 डिवाइड था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इम्प्लॉइज AP लेंथ इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको इक्वेशन स्टेरिक में पुट करें और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP इज इक्वल्स टू 1/2 बेस की जगह √3 और हाइट की जगह 1। सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP इज इक्वल्स टू √3/2 यूनिट्स। इसको आप नंबर 2 कह लें। अब बच्चों आपके पास एरिया भी आ गया ट्राइंगल का, और सेक्टर भी का एरिया भी आ गया। अब आपने करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना है। सो इसको हम ज़रा शेड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखें हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया भी मौजूद है और इस सेक्टर का एरिया भी मौजूद है। तो हम ट्राइंगल के बड़ा एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करते हैं, तो ये रीजन आ जाएगा जिस पे मैंने टिक लगाया है। इस रीजन को आपने या इस एरिया के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये डबल हो जाएगा, ये सारा एरिया आपके पास आ जाएगा, जिसको हम APDB कहते हैं। ठीक है, APDB। सो अब हम यहाँ लिखते हैं एज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP माइनस एरिया सेक्टर CAD या ACD। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू √3/2 माइनस π/4। इसको अगर आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 8 × 2 √3 माइनस π। ये आ गया बच्चों आपके पास। आपने करना क्या है, आपने नाउ फॉर द कंप्लीट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 × एरिया ऑफ सिंगल, लिख लेते हैं इसको सिंगल शेडेड एरिया, सिंगल शेडेड रीजन जो एक ट्राइंगल से मिला है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सो जो बड़ा एरिया है उसको मैं डेल्टा से शो कर रहा हूँ, यानी कि ये वाली पूरी लाइन एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन, ये डेल्टा हो गया। 2 × एरिया ऑफ सिंगल जो आपने निकाला है वो है 2 √3 माइनस π/8। सो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से, तो ये आ जाएगा 2 × 4 √3/8 माइनस 2π/8। सो एरिया आपके पास आ जाएगा √3/2
बल्कि यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है कि हमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए थे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 आना चाहिए था और यहाँ पे 2 आना चाहिए था। सो ये बन जाएगा 4√3 माइनस 2 पाई। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 8√3 और ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई। ठीक है, एलसीएम में हम यही करते हैं ना कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो अब यहाँ पे बच्चों जब ये 8/8 होगा तो ये √3 आ जाएगा खाली और ये आ जाएगा π/2। सो दिस इज स्क्वायर यूनिट इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एंड हुआ। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम मैंने पहले बना दी है लेकिन साथ साथ लेबल करूँगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमसे ये कहा जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट पी है जो कि सर्कल के बाहर कहीं प्लॉट किया जा रहा है। ये आपके पास पॉइंट पी है। द टेंजेंट एंड द सीकेंट लाइन, एक लाइन टेंजेंट है, एक लाइन सीकेंट है। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरती है और सीकेंट लाइन वो होती है जो उस कर्व के अंदर से पास होती है और 2 पॉइंट्स पे कट करके गुजरती है। सो बच्चों इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए का, पी ए मेरे पास टेंजेंट लाइन है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक को मैं नाम दे रहा हूँ बी का, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूँ डी का। सो बी डी एक कॉर्ड है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके गुजर रहा है। ओके, और ये सेंटर है हमारे पास, इसको मैं सी का नाम दे रहा हूँ। अब जो जो हमने यहाँ प्लॉट किया है उसको हम लिखते हैं और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। प्रूव दैट कि ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई बाई पी डी, ये इक्वल है। ओके, सो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले वी हैव अ टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल ए पी, हमारे पास सर्कल का टेंजेंट है ए पी, एंड a secant line PD। ठीक है जी, एक सेकंड लाइन है हमारे पास P से लेकर D तक। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले करते क्या हैं? सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, बल्कि 2 नहीं है, एक है फिलहाल। दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक परपेंडिकुलर को C से BD तक। ठीक है, ये लें, ये अब आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस पॉइंट को मैं DE कह देता हूँ और ये जो हमने काम किया है इसको हम यहाँ लिखते हैं ड्रा अ परपेंडिकुलर CE फ्रॉम C टू कॉर्ड BD। जो काम हमने किया है बच्चों उसको हमने यहाँ पे साथ अपने अल्फाज में लिख दिया। तो ये थ्योरी आपको याद करने की या रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। आपने जो काम करना है उसको अपने वर्ड्स में यहाँ पे डिफाइन कर देना है। अब ये काम हमने क्यों किया, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स चाहिए थी। एक तो हमारे पास थी PAC, दूसरी नहीं बन रही थी। ठीक है, तो दूसरी तो BACB भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और ACD भी राइट एंगल नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर चाहिए था जो 90 का एंगल बना सके, तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। नाउ वी हैव द 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। नाउ वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल PCE। ये 2 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अच्छा बच्चों, अब ज़रा ACP ट्राइंगल को देखें। इन ट्राइंगल ACP हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? वो है हमारे पास AP। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास क्या है? बेस है हमारे पास AC जो कि रेडियस भी है, ये याद रखें। AC क्या है? रेडियस भी है। और हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूस है हमारे पास APC, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो क्या है? PC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी थी? PCE। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर है P से लेकर E तक, PE। हमारे पास बेस क्या है? वहाँ पे बेस है हमारे पास CE जो कि रेडियस भी है, ये याद रखिएगा। और हाइपोटेन्यूस कॉमन था दोनों का, PC।
ये ऐसे ही रहेगा। इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है, पी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, कोई नया काम नहीं है, सिर्फ दो हमने क्या लगाए हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम्स लगाए हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास अगर दोनों की लेफ्ट साइड सेम हो तो राइट साइड सेम होती है, तो राइट साइड कंपेयर हो जाएगी ए पी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। ओके, अब आपके पास ए पी की वैल्यू, तो हमारे पास याद रखें कि हमने जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट साइड ए पी स्क्वेयर है, तो इट मीन्स ये ज़रूरत पूरी हो गई। ए सी वैसे ही आर है हमारे पास, ये आर पुट हो जाएगा। पी ई, पी से ई तक ये वैल्यू हमारे पास बच्चों नहीं है, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, या इसको रहने दें इसी तरह। सी ई हमारे पास नहीं है, सी ई हमने फाइंड करना है। अब सी ई क्या है, ज़रा गौर से देखें तो आपके पास एक और ट्राइंगल बन रही है सी ई बी, वहाँ से हम सी ई निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं कंसीडर द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी ई बी। ठीक है, इसको आप 3 रहने दें। अब आप लिखें नाउ कंसीडर द ट्राइंगल सी ई बी, ये भी राइट एंगल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, बी ई है, बेस है सी ई और हाइपोटेन्यूज है सी बी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सी बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर। ये हमने छोटी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल थी वहाँ से ये रिजल्ट निकाला। यहाँ से आप सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी ई की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है आपके पास सी बी स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपके, इसको नंबर 4 कह लें। ठीक है, अब आपने करना क्या है बच्चों, आपने करना है पुट सी ई वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ सी ई स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखें ए पी स्क्वेयर तो ऐसे ही रहेगा, ये ए सी क्या था, स्टार्ट में बताया था ये रेडियस है, ये आर स्क्वेयर हो जाएगा। पी ई स्क्वेयर ये ऐसे ही रहने दें, ये ऐसे ही चलेगा, और प्लस सी ई की जगह क्या लिख दें, सी बी स्क्वेयर, सी बी स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर। अब एक और चीज़ जो डायग्राम से आपको दिखानी है, सी बी की वैल्यू। सी बी की क्या वैल्यू है बच्चों, सी से लेकर बी तक भी आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सी डी भी रेडियस है। तो सी बी की जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, आर। इसी को आगे लेकर चलते हैं, ए पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी ई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर। अब होगा क्या बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमारे पास क्या बच गया, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। सो अब मैं यहाँ लिखूँगा वी हैव, हमारे पास क्या रिजल्ट बचा है बच्चों, हमारे पास बचा है ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ओके, अब काफ़ी हद तक हम करीब पहुंच रहे हैं। अब पी ई क्या है बच्चों, पी से ई तक अगर मैं आपको डायग्राम से शो करवाऊं तो पी से ई तक जो चीज़ है आपके पास, ये देखें, पी से ई तक, पी से लेकर ई तक ये लाइन दो हिस्सों में टूटी हुई है, पी बी प्लस बी ई। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे एज पी ई लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू पी बी प्लस बी ई। ये दो हिस्सों में टूटी है फ्रॉम फिगर, ठीक है, इसको पुट कर दें ज़रा यहाँ पर, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी ई की जगह बच्चों मैं पुट कर रहा हूँ पी बी, यहाँ पे नहीं आती ब्रैकेट, पी बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पी ई की जगह पे, इस पी ई की जगह पी बी प्लस बी ई और होल स्क्वायर माइनस बी ई होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस पी ई की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट हो गई स्क्वायर फॉर्म में। अब यहाँ फार्मूला ओपन करें,
फार्मूला क्या होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है ये। ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, जी बच्चों यहाँ पर, और साथ में ये माइनस बी ई एज इट इज़ आएगा जो हम यहाँ ऊपर छोड़ आए हैं। अब ये देखें, ये प्लस बी ई स्क्वेयर और ये माइनस बी ई स्क्वेयर कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपके पास पी बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू पी बी इंटू बी ई। अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है, यस पी बी कॉमन आ रहा है। सो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अगर मैं पी बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओनली सिंगल पी बी और प्लस 2 टाइम्स बी ई। अब यहाँ से एक और लॉजिकल पॉइंट है जो कि मैं डायग्राम से आपको शो करवाऊंगा। देखें बच्चों, हमने जब ये सी ई कॉर्ड ड्रा किया था तो ये बी ई और ई डी का मिड पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना भी चाहिए विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो जो सी ई था वो दरअसल बी ई और ई डी का मिड पॉइंट था। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है? मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि 2 टाइम्स बी ई का जो मतलब है, अगर हम 2 टाइम्स बी ई लिखा हुआ है तो वो दरअसल बी डी के इक्वल है। अगर आप बी ई और ई डी को ऐड करते हैं तो वो डबल होता है ना, तो 1 और 1 2 हो गए। इट मीन्स के 2 टाइम्स अगर आप बी ई करें तो वो टोटल लेंथ बी डी के इक्वल आ जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी नो, अब हम ये जानते हैं कि सी ई इज मिड पॉइंट ऑफ, सी ई क्या था? मिड पॉइंट ऑफ बी डी था। सो 2 टाइम्स बी ई इज इक्वल्स टू बी डी, यानी कि बी ई को की लेंथ को अगर 2 दफ़ा कर दिया जाए तो वो टोटल लेंथ बी डी के इक्वल हो जाती है। देखें ना, अगर आप इस बी ई वाली लेंथ को 2 दफ़ा कर दें तो वो टोटल बी डी बन जाएगा। तो 2 टाइम्स बी ई इज इक्वल्स टू बी डी, ये पुट हो जाएगा इस स्टेरिक के अंदर। सो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी बी प्लस इस 2 टाइम्स बी ई की जगह मैं क्या रख दूंगा? बी डी रख दूंगा। ठीक होगी बात बच्चों? ओके, अब फिर से डायग्राम पे चलते हैं, देखते हैं कि ये पी बी और बी डी क्या चीज़ है। ये देखें ज़रा, पी से बी और बी से डी, दरअसल पूरी लाइन है पी डी तक। पी बी प्लस बी डी इज एक्चुअली इक्वल्स टू पी डी। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर पी बी प्लस बी डी इज एक्चुअली इक्वल्स टू पी टाइम्स डी। सो अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है इसको अगेन इक्वेशन स्टेरिक में। सो फाइनली ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी बी, और इस ब्रैकेट की जगह बच्चों, क्योंकि ये पूरी लाइन पी डी को शो कर रही है तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा? पी डी। तो ये प्रूव हो गया। ये एक दफ़ा में देखने में आपको समझ नहीं आएगा, आपने 3 से 4 दफ़ा इसको देखना है, डायग्राम साथ बनाकर रखनी है, बार बार डायग्राम का यूज़ होगा, तब इंशाल्लाह आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन 7, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, उम्मीद है समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट 7.4। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।